So welcome, I am Arun Kumar from Lawcran Consultancy and आज हम लोग इस वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एफआईआर एंड हाउ डज एन एफआईआर रियली वर्क। एफआईआर का फुल फॉर्म आप में से कोई जानता है? अगर जानता है तो आप बोल सकते हैं बेझिझक। First information report. या दैट्स राइट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसके नाम में आपको मालूम चल रहा है कि इसमें फर्स्ट आ रहा है और रिपोर्ट आ रहा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब भी कोई क्राइम होता है तो उस टाइम पे हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट कहाँ से मिल रही है। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे प्रेजेंटेशन की हेल्प से। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय लॉकरन कंसल्टेंसी। पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए कि इस वर्कशॉप की जरूरत क्यों है। क्योंकि ये एक हम लोग ये फैक्ट चाहे जितना अवॉइड करें बट ये एक सिचुएशन है जब हम लोगों को अपनी लाइफ में मोर देन 10 टाइम्स हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को ऐसे सिनेरियोस फेस करने पड़ते हैं जब उन्हें एफआईआर या फिर कोई ना कोई रिपोर्ट लिखानी पड़ती है। बट वो लोग उस चीज को अवॉइड करते हुए, अपने राइट्स को अवॉइड करते हुए कोई और स्टेप ले लेते हैं। यानी कई बार होता होगा कि आप लोग रोड से जा रहे हैं, आपकी सामान चोरी हुआ या कुछ हुआ, लेकिन आप लोग उसका एफआईआर लिखाने की जगह उसका कोई सब्स्टिट्यूट एक्ट करते हो। कभी कभार सोचते हो कि छोड़ो यार, सामान ही तो था, कभी सोचते हो कुछ और। अब पॉइंट है कि एफआईआर को हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में एक इमेज बनी है कि एफआईआर अगर लिखाने जाएंगे तो पुलिस की झंझटें होंगी, 50 दिक्कतें होंगी, ये सारी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सिर्फ मूवीज की वजह से या बाकी लोग सुनी सुनाई बातों से मालूम चलता है। बट ये भी नहीं है कि पुलिस आपको दिक्कत नहीं देती। तो अगर आपको नॉलेज रहेगी कि आप एफआईआर के रिगार्डिंग क्या क्या कर सकते हो तो आप उस चीज को बेटर कंट्रोल कर पाओगे, बेटर सिचुएशन हैंडल कर पाओगे। तो आगे चलते हैं। अब बात है कि एफआईआर एक लॉ के पार्ट आता है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब एक एफआईआर की बात हो रही है वो एक लॉ से गवर्न होता है। अब लेकिन लॉ का बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि लॉ एक्चुअली होते क्या है। तो इतना तो आप जानते होंगे कि लॉ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे इंसान को फॉलो करना होता है। बट बात है कि उसके रिगार्डिंग थोड़ा और जानते हैं। लॉ, इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि 9 मेजर लॉज पे डिस्कशन हो रहा है। एक है प्रोसीजर लॉ जिस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है पीनल लॉज। पीनल लॉज वो लॉज होते हैं जिसमें हम लोग क्राइम क्या है, ऑफेंसेस क्या है और उनसे रिलेटेड जो पनिशमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि उनको कैसे गवर्न करना है। फिर आता है सिविल लॉज जिसमें बेसिकली इंसान के सिविल राइट्स को गवर्न करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाती है। फिर आता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ बेसिकली आपको हेल्प करता है ये जानने में कि कुछ बिजनेसेस आपस में बगैर एक फ्रेंडली कंपटीशन के साथ, प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन के साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली सोसाइटी को रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए। इंटरनेशनल लॉ नाम से ही बता रहा है कि कई नेशंस के बीच का लॉ होता है। फैमिली लॉ फैमिली मैटर, फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए राइट्स और ड्यूटीज को प्रॉपरली इंटरप्रेट और इम्प्लीफाई करने के लिए बना हुआ है। लेबर लॉ लेबर की प्रोटेक्शंस और उनके राइट्स को मेंटेन करने के लिए बना है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं जो बेसिकली आपके इंटेंजिबल राइट्स कहलाते हैं। इंटेंजिबल राइट्स एज इन आपने कोई चीज बनाई,
तो उसमें आपको वो चीज बनाई हुई में आपको क्रेडिट मिलना ही चाहिए, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। वैसे ही ट्रेडमार्क राइट्स और वैसे ही बहुत से राइट्स होते हैं, बट इस पे हम लोग अभी डिटेल में नहीं बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमने बोला था प्रोसीजर लॉ पे थोड़ा देर में डिटेल में बात करेंगे। अब प्रोसीजर लॉ क्या होता है? बेसिकली प्रोसीजर लॉ जो बाकी लॉज हैं उनको प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए एक मशीनरी को बनाता है, जो कि हम जिसे हम कोर्ट्स कहते हैं। अब बात है हम लोग कोई अगर डिस्प्यूट रेज होता है, कोई भी चीज होती है, तो हम लोग उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो उस सिनेरियो में हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे रिड्रेस करेंगे कोर्ट को, उसके लिए हम लोग प्रोसीजर लॉ को फॉलो करते हैं। उसमें हम लोगों के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, कोर्ट की प्लीडिंग, कोर्ट में कैसे एविडेंस जाएंगे, अपील कैसे होगा, काउंसिल, सब चीजों से रिलेटेड चीजें आपको इन लॉज के थ्रू मालूम चलती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जिसको सीआरपीसी भी बोलते हैं, और सिविल प्रोसीजर कोड 1882 जिसको सीपीसी भी बोलते हैं। और जस्ट फॉर योर नॉलेज, एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक क्रिमिनल ऑफेंस को रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग चलते हैं कि बेसिकली एफआईआर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलिए कि आप किसी दोस्त ने आपके आया आपके घर में और आपकी नमकीन ज्यादा खा ली और खा के चला गया, तो क्या आप उसमें एफआईआर लिखाएंगे? इवन दो वो नमकीन आपने उसके आगे सर्व नहीं की थी, बट स्टिल आप उसके खिलाफ एफआईआर उसके लिए तो नहीं लिखा सकते, राइट? वो थेफ्ट है, बट वो एफआईआर लिखाने लायक ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली एफआईआर के मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस एक टर्म होता है, जिसका मतलब होता है इससे कि वो ऑफेंस इतना सीरियस होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे पुलिस उस एक्यूज्ड को, यानी जो इंसान वो ऑफेंस कर रहा है, उस इंसान को बगैर किसी वारंट को अरेस्ट कर सके। कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है। बेसिकली इसमें आपको ये मालूम चलता है कि कौन से ऑफेंस उस कदर सीरियस हैं जिसके लिए आप एफआईआर लिखा सकते हैं, और वो ऑफेंस में पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, बट उसके पास अपने राइट्स होते हैं, जिसके रिगार्डिंग अगर आप जानना चाहें तो आप हमारे चैनल में जाके वीडियोस देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये एफआईआर की डेफिनीशन प्लस उसके बारे में सेक्शन 154 क्लॉज 1 में गिवन है ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एफआईआर से अगर आपको ये लग रहा है कि कोई भी इंसान किसी के भी खिलाफ एफआईआर कर लिखा के उसको जेल पहुंचवा सकता है या उसको पनिशमेंट दिलवा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। एफआईआर सिर्फ एक मेयर रिपोर्ट होती है ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। ये सिर्फ रिपोर्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसको कोई उगता सबूत नहीं बोला जाता। इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव एविडेंस। ये शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम में हम लोगों को ये बात मालूम चली थी, ये बात बोली गई थी, इंटरप्रेट किया गया था कि जो एफआईआर है वो कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है कि किसी इंसान ने बोल दिया तो दूसरे इंसान को पनिश कर दो। यानी स्कूल में हम लोगों के साथ हुआ है कि एक बच्चे ने बोला दूसरे को मार पड़ गई, बट पुलिस ऐसे वर्क नहीं करती, इंडियन जुडिशरी सिस्टम ऐसे वर्क नहीं करती। यहाँ पे आपको सबूत लाना होता है, और एफआईआर कभी भी सबूत में काउंट नहीं किया जाता है। एफआईआर सिर्फ एक मेयर रिमोट रिपोर्ट होती है कि कोई क्राइम हो रहा है। अब बात आती है, हम लोगों ने जैसे बोला सेक्शन 154 में ऑफ सीआरपीसी पे, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि एफआईआर की डेफिनीशन और उससे रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। अगर आप लोगों के पास कोई कॉपी हो तो वो रख लीजिएगा, ताकि आप लोग बेटर समझ सकें। कहीं पे लिख लीजिएगा। बेसिकली 154 तीन क्लॉजेस में डिफाइंड है। 154(1) जिसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कोई भी इंसान एफआईआर लिखवा सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि वो विक्टिम हो, ये जरूरी नहीं कि वो खुद कॉन्विक्ट हो, यानी कॉन्विक्ट यानी जिसने वो ऑफेंस किया है। इवन कोई भी इंसान जो चलते फिरते देख रहा है वो ऑफेंस होते हुए, या जिसको नॉलेज हो रही है उस ऑफेंस के बारे में, वो भी जाके एफआईआर लिखा सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप, और हाँ ये भी जरूरी नहीं कि कॉन्विक्ट है तो वो नहीं लिखा सकता। अगर इंसान को पता है उसने ये ऑफेंस किया और वो जाके उसके रिगार्डिंग अपने आप को, वो अपने खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहता है, तो वो जाके अपने लिए एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप पुलिस स्टेशन जाए और किसी को भी बोल दे भैया भैया एफआईआर लिख दो, तो ऐसे तो कोई लिखेगा नहीं।
तो उस सिनेरियो के लिए उधर का किसी भी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज आपकी एफआईआर लिखता है। ये ध्यान से याद कर लें, लिख लें, ऑफिसर इंचार्ज ही सिर्फ एफआईआर लिखने के लिए पावर अथॉराइज्ड होता है। अब बात है कि आप लोगों ने कई बार एफआईआर आप लिखाने गए होगे तो पुलिस कई बार बोलती है कि ये एफिडेविट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इवन वो अगर आप और 154 क्लॉज 2 बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो एफआईआर लिखवा रहा है उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट उस कॉपी मिलती है उस एफआईआर की जो उसने लिखाई है। तो यानी वो आपका हक है, अगर आप एफआईआर लिखाते हैं उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी मिलती है, उसमें आपको कोई पे नहीं करना होता है। बट कई बार आप मूवीज में भी देखते हैं और ये बात मैं नहीं झुटलाऊंगा कि सच में भी होता है कि आप एफआईआर लिखाने जाते हैं और पुलिस आपकी वो एफआईआर लिखने में आपकी हेल्प नहीं करती, कई बार एफआईआर नहीं लिखती। तो उस सिनेरियो के लिए सेक्शन 154 क्लॉज 3 है, जिसमें आपका अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करता है किसी भी रीजन से, तो उस टाइम पे आप चाहे तो एक रिटर्न एक रिटर्न एप्लीकेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे सकते हैं इन्फॉर्म करते हुए जिसमें कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर वो सुपरिटेंडेंट आपकी एफआईआर लिखवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एप्लीकेशन आप दे सकते हो जिसकी वजह से आपकी जो बेसिकली 154 आपको बताता है कि एफआईआर लिखवाना आपका हक है। आपको किसी भी हाल में एफआईआर लिखने से रोका नहीं जा सकता, चाहे वो आपको ये बोल के रोका जा रहा हो कि भाई थोड़ा पैसा लगेगा, या फिर ये बोल के रोका जा रहा हो कि आप हो कौन जो एफआईआर लिखा रहे हो ना, या फिर आपसे ये बोल के बोला जा रहा हो कि एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तीनों सिनेरियो में आपके पास हक है कि आपका एफआईआर लिखा जाना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है कि आप जब एफआईआर लिखाने जाते हो कुछ चीजें हैं जो आपको लीगल हैं लेकिन स्टिल आपके लिए थोड़ी दिक्कत क्रिएट करती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज जब आती है वो तो ये कि आप जाते हो एफआईआर लिखाने पुलिस स्टेशन में और ऑफिसर आपको मना कर देता है एफआईआर लिखने से। अब उसके रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी वो उसके रिलेटिव के लिए शायद आप एफआईआर लिखा रहे हो, या किसी ऐसी चीज से जिससे जिससे उस ऑफिसर पे भी इम्पैक्ट पड़े, कोई भी चीज हो सकती है। बट इस सिनेरियो में जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि आप सेक्शन 154 क्लॉज 3 के अंदर पुलिस सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि मेरे को इस पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखने को नहीं मिल रहा है, जिसके थ्रू आपको एफआईआर लिखने की अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल जाएगी, आपके उस जो आपके साथ इशू हो रहा है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। फिर आपका सेकंड इशू आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेशन। अब ये बात तो आपने कई बार न्यूज में या मूवीज में देखा होगा कि पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बोलता है भाई वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता एरिया, भाई वो एरिया हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो ये दिक्कत आप फेस मूवी में करते हुए आपने कई लोगों को देखा, बट ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो वो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो उस दिक्कत को हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहे हैं, उसको हम लोग आगे उस पर डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी एफआईआर लिखाना चाहते हो, बट ऑब्वियसली जब एफआईआर लिखाओगे तो उसमें डिटेल्स तो जरूरी है, क्योंकि डिटेल्स अगर नहीं होगी तो एफ वो पुलिस उतने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। तो उस सिनेरियो में कई बार इतने ज्यादा क्वेरीज होते हैं कि आप भी जो ऑफेंस है वो आपके लॉस को रेज कर देता है। जैसे कि किसी आदमी की बेटी का किडनैप हुआ है, वो आदमी जाके बोलता है कि जी शर्मा जी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। तो उस सिनेरियो में आप पुलिस को बता रहे हो तो पुलिस आपसे ये पूछा अच्छा आपकी बेटी की उम्र क्या है, अच्छा बेटी का नाम क्या है, अच्छा आपका एड्रेस क्या है, अच्छा आपका फोन नंबर क्या है, ये सारी क्वेरीज करे तो उस बीच तो शर्मा जी आपकी बेटी को लेके गायब हो जाएंगे। तो ये तीन जो इश्यूज हैं, इन तीन इश्यूज को लोगों ने पहले बहुत फेस किया और अभी भी करते हैं। तो इन इश्यूज को आपको ना फेस करना पड़े इसके लिए हम इन तीन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो अब मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एफआईआर तीन किस्म की होती है। पहली चीज, जो जुरिस्डिक्शन की एफआईआर होती है वो 154 में आपको मैंने बता दिया कैसी होती है। आपको ये मालूम चल जाएगा कि जब आप एक एफआईआर लिखाने जा रहे हो जो विद इन जुरिस्डिक्शन इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग लिखाने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास एक राइट होता है कि आपको कोई आप अपनी एफआईआर लिखाने का अगर वो नहीं लिख रहे तो आप पुलिस सुपरिटेंडेंट को बोल सकते हो। जैसा क्या जो आपकी पहला इशू था,
कि आपका एफआईआर पुलिस इंचार्ज लिखने से मना कर रहा है, तो वो आपकी इशू सेक्शन 154 जुरिस्डिक्शनल एफआईआर में रिजॉल्व हो जाती है। फिर आपने कई सिनेरियो देखे होंगे जहां पे पुलिस आपसे ये स्टेटमेंट बोलती है, भाई हमें पता है कि बहुत क्राइम हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि कोई एफआईआर नहीं लिखा रहा। तो पॉइंट है कि इंसान, ये एक एक्सक्यूज होता है। एफआईआर लिखाने का जितना हक आपके पास है, मेरे पास है, उतना ही हक पुलिस के पास भी होता है, बट उनके लिखाने का तरीका अलग होता है। उस पर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है तीसरा, जीरो एफआईआर, जिसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जीरो एफआईआर ही उन 3 इश्यूज के लिए रामबाण निकलेगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं एफआईआर बाय पुलिस। अब आप जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कई बार आप देखते हो कि पुलिस बोलती है कि भाई हमें तो पता है कि क्राइम बहुत हो रही है, चीजें बहुत हो रही है, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहता, कोई कुछ करना नहीं चाहता। अब पॉइंट है कि पुलिस ऐसे सिनेरियो में, उसके पास एक, अगर उसके पास कोई रीजन है इन्वेस्टिगेट करने का, कोई सस्पेक्ट है कि कोई सस्पेक्ट कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, या फिर कोई रीजन है कि उसको लग रहा है कि कोई सस्पेशन है कि कोई क्राइम या ऑफेंस हो रहा है, और वो उसके अंडर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो उस सिनेरियो में वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं यार पहले कोई एफआईआर लिखा है तब मैं करूंगा। उस टाइम पे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद वो एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट करता है अंडर सेक्शन 157 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी, जिसको एफआईआर कंसिडर किया जाता है। तो अगर आगे से आपसे कोई पुलिस वाला बोले कि मैं तो भाई कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि यार कोई एफआईआर नहीं लिखा रहा, आप उनको ये चीज बोल सकते हो कि पुलिस वालों के पास भी राइट होता है कि वो एफआईआर लिखवा सकते हैं अंडर सेक्शन 157 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी। अब बात है, इस एफआईआर में इंफॉर्मेंट पुलिस को कंसिडर किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारी इश्यूज पे बात थी उस पे उसको रिजॉल्व करते हैं। इश्यूज में हमारी इशू था कि भाई ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये क्राइम जो हो रहा है ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो अब पॉइंट है कि जुरिस्डिक्शन, अगर कोई इंसान ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और वो कानपुर पहुंचा और कानपुर में उसका बैग चोरी हो गया, लेकिन उस टाइम पे वो सो रहा था, रात के 12 बजे कानपुर पहुंचा था। जब सुबह 6 बजे उठता है तो उस टाइम तक में वो कहीं और ही पहुंच गया है। वहां पहुंच के वो बोल रहा है कि अरे मेरा बैग तो चोरी हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, क्या वो बकायदा कानपुर जाएगा वापस अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अब जहां वो पहुंचा है वो तो जुरिस्डिक्शन होगा नहीं उसके एरिया का। तो उस सिनेरियो में वो एक एफआईआर लिखवाएगा जो सीरियल नंबर 0 से लॉन्च होगी, और उस वो भी वही एफआईआर वो ऑफिसर इंचार्ज को ही लिखवाएगा, और ऑफिसर इंचार्ज उस एफआईआर को 0 सीरियल नंबर में लॉन्च करके उस एफआईआर को जब वो लिख लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, तब उस एफआईआर को वो ट्रांसफर कर देगा उस जुरिस्डिक्शन वाले स्टेशन पे जहां पे क्राइम ऑफेंस कमिट हुआ है। अब बात आती है, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक आशाराम बापू का केस था, उसमें जो रेप का इंसिडेंट हुआ था वो जोधपुर में हुआ था, बट वहां पे एफआईआर लिखी नहीं गई थी कई रीजंस की वजह से। तो वहां से आगे जाके फिर वो एफआईआर कमला मार्केट न्यू दिल्ली में लिखी गई थी। उस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहलाया गया था। अब पॉइंट है जो हमारा तीसरा इशू था, कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो और इतनी क्वेरीज होती है कि आपका लॉस हो जाता है, तो उस सिनेरियो में एक केस है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें एक माइनर थी जिसको किडनैप कर लिया था, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था वैसे ही। और माइनर के पिता को पता था किसने किडनैप किया है, माइनर के पिता को पता था कि वो कहाँ पे है, बट पुलिस ने क्वेरी करने में इतना टाइम लगा दिया कि उस सिनेरियो में वो आदमी उस बच्ची को लेकर वहां से भाग गया, और फिर वो 2-3 दिन बाद वो आदमी पकड़ा गया बच्ची के साथ। अब यहाँ पे इस केस के बाद कोर्ट ने ये हेल्ड किया, कोर्ट ने वो ये डायरेक्शन दी कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें आपको लग रहा है कि कॉग्निजेंस अभी अगर लिया तो हम लोग आगे होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं, तो कोई भी फर्दर क्वेरी किए बगैर पुलिस जाके उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है।
इवन दो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो क्वेरीज ली जाएंगी, क्योंकि किसी भी केस को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोसिक्यूटर की साइड से या किसी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सारी डिटेल्स हो पुलिस के पास। बट डिटेल्स की वजह से, डिटेल्स का एक्सक्यूज देके किसी भी इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोका जा सकता। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अब अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, किसी को क्वेरी नहीं हेलो तो सर, वन क्वेरी सर। हेलो। सर, हेलो, हाँ, वॉइस आ रही है सर? या आवाज आ रही सर सपोज, यस सर, सर सपोज मेरा सर होम टाउन है, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ जालौन उत्तर प्रदेश में। है जी। और अगर सर मेरे साथ सर अगर लखनऊ में कोई ऑफेंस हो जाता है, जी तो क्या यहाँ पे मेरे होम टाउन में एफआईआर सर लिखवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिखवा सकते हैं। आज जो मैंने आपको जीरो एफआईआर का सिनेरियो बताया अभी आपको एक केस, जीरो यस सर। एफआईआर के अंडर आप उस पुलिस स्टेशन में जाके, अगर पुलिस स्टेशन ये बोलता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं, वैसे तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर कई बार पुलिस को भी नॉलेज नहीं होती या फिर वो लिखना नहीं चाहते, तो उस सिनेरियो में बोल देते हैं कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में एरिया नहीं पड़ रहा है, तो आप उसमें ये चीज बोल सकते हो कि हमें सीरियल नंबर जीरो के अंडर यानी जीरो एफआईआर लिखानी है, और उसमें जो जुरिस्डिक्शन जो एरिया आ रहा है आप उसके नंबर पे लिखा के चले आओ कि उसका पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एफआईआर को ट्रांसफर करने की लखनऊ की जुरिस्डिक्शन में जहां पे आपके साथ वो ऑफेंस हुआ है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, और अब मेरी एक क्वेरी आप सब लोगों से, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई ऑफेंस होता हुआ दिखा और आपने सोचा कि आपका कोई वो ऑफिसर इंचार्ज बहुत अच्छा दोस्त है आपका, तो आपने तुरंत अपने फोन से एसएमएस कर दिया कि भाई यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है, आ जाओ यहाँ पे, तो क्या वो जो आपने एसएमएस किया है वो एफआईआर में काउंट होगा? क्योंकि पहली बार, पहली चीज तो वही आपको पुलिस को मिली इंफॉर्मेशन वो है ही, तो क्या वो ऑफेंस में काउंट होगा? नहीं। नो सर। ओके, वो एफआईआर में काउंट नहीं होगा, उसका कोई रीजन? क्योंकि आप इत्तिला कर रहे हो उनको कि वहां पे उस जगह पर मौजूद होने के लिए, उसके बेसिस पे उनके पास अभी कोई डिटेल्स नहीं कि क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, तो वो एफआईआर नहीं हो पाएगा। सर, ऐसा होना तो सर जरूरी नहीं है कि अगर पुलिस के पास पूरी नॉलेज हो तभी वो एफआईआर दर्ज कराए। बहुत सही पॉइंट बोला आपने। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे तभी आप एफआईआर लिखा सकते हो, बट इधर बात है कि जब आप एक मैसेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप उस एफआईआर के प्रति कोई क्रेडिबिलिटी नहीं लोगे, राइट? अगर मैं अभी आपको, जैसे मैं अभी आप में से किसी एक को मैसेज कर दूं कि भाई यहाँ पे एक क्राइम हो रहा है, तो ये कोई जरूरी कि मैं उस चीज की क्रेडिबिलिटी लूं? तो ऐसे ही एक केस में बोला गया था कि कोई भी मैसेज जो टेक्स्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जा रहा है मोबाइल के थ्रू, वो मैसेजेस एफआईआर के तौर पे नहीं कंसिडर किया जाता। बट उसको लेके लोग, पुलिस एकदम ही छोड़ भी नहीं सकती कि नहीं, अगर कोई क्राइम हो रहा है वो जाके इन्वेस्टिगेट करेगी, इंफॉर्मेशन मिली है तो काम करेगी। बट अगर उस इंफॉर्मेशन में वो क्राइम या ऑफेंस कुछ रुकता है, तो जो मैंने आपको एफआईआर बाय पुलिस बताया सेक्शन 157 क्लॉज 1 के अंडर, राइट, वो एफआईआर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है, एक टिप मिली है। अगर वो इंसान खुद आगे आके एफआईआर लिखाना चाहता है तब वो इंफॉर्मेंट के तौर पे कंसिडर होगा, नहीं तो वो एफआईआर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू लिखी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एफआईआर बाय पुलिस में पुलिस एफआईआर लिखती है तो उसको एक सस्पिशन होता है, अब वो सस्पिशन इस केस में उस मोबाइल मैसेज की वजह से हुआ। ओके, तो कोई भी मैसेज जो आप फोन से करते हो वो एक एफआईआर कंसिडर नहीं की जाती। बट हाँ, ये भी बात सच्ची है कि जब आपको कोई एफआईआर लिखानी है तो एफआईआर लिखाने के लिए आपको कोई, ये जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्स दो। आपको अगर सिर्फ लग रहा है कि मुझे ये, मैंने एक आदमी को, फलाना आदमी को फलाना गाड़ी में एक लड़की को उठाते देखा, आपको ना लड़की का नाम पता, ना आदमी का नाम पता, ना गाड़ी का नाम पता, बस आपको ये पता है कि आपने कहाँ पे देखा, इतनी इंफॉर्मेशन देते हो तब भी उसको एफआईआर ही कंसिडर किया जाएगा। ओके।
वन सेकंड सर। सर जैसा आपने बोला कि वो मेरा फ्रेंड है जिसको मैंने मैसेज किया, तो ओके सर अगर मैं उससे ये चीज बोलूं कि जो मैंने आपको मैसेज किया है वो एफआईआर में सर आप दर्ज कर दीजिए, तो सर जो एफआईआर वो लिखेगा तो सर वो जिसने मैसेज किया है उसके अंडर काउंट की जाएगी या जिसने लिखी है नहीं मतलब नहीं, पुलिस ने? देखिए जब तो वो आप वन मैसेज सेवन वन करोगे, वन फिफ्टी सेवन। आपने मैसेज किया, आपने इंफॉर्मेशन दे दी, बट यस सर। उसके बाद फिर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फिर आपको जाके वहां पे वो एफआईआर बकायदा उनके रिकॉर्ड्स में लिखवानी पड़ेगी। बट अगर नहीं लिखवाते हो आप, तो उस सिनेरियो में वो एफआईआर तब भी होगी, लेकिन तब वो बाई पुलिस होगी। हाँ तो सर अब अगर सर वो मैसेज के थ्रू अगर एफआईआर कर देता है तो 157 क्लॉज 1 के अंदर आएगी। हाँ, अब देखिए वो मैसेज के थ्रू एफआईआर नहीं कर रहा, वो मैसेज के थ्रू इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जैसे हम्म। आपने बोला कि आप पॉलिटेक्निक है लखनऊ में, वहां पे चले जाओ, वहां पे एक मर्डर हो रहा है, ठीक। यस तो सर। अब वो बंदा वहां पे चला गया और उसने देखा कि वहां पे मर्डर हो रहा है, तो उस सिनेरियो में मर्डर हुआ, बॉडी तो पड़ी है, लेकिन आपने एक नाम लिखा था, उस नाम को उसने उस नाम वाले बंदे को पकड़ा और उसको इंक्वायरी के लिए वो एक्यूज कंसिडर करके अरेस्ट कर लिया। अब उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में ये नहीं बोल सकते कि वो जो उस मैसेज को एफआईआर नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि उधर आपने सिर्फ एक हिंट दिया कि उधर जाके इन्वेस्टिगेट कर लो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। बट आप जब आगे आके एफआईआर लिखाते हो कि मैंने ये चीज होते देखी है, मैं इसको लिए लिखवा रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में आपको एज इंफॉर्मेंट समझ के आपके थ्रू एफआईआर लिखवाई जाएगी और आपको एक एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। ऐसी सिचुएशन में 157 क्लॉज 1 के अंडर पुलिस एफआईआर लिखाएगी, क्योंकि उसको एक हिंट मिली किसी एक इंसान के थ्रू जिसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करने गया। ओके सर। अब सर कई समय सर ऐसा हो जाता है कि मतलब झूठ बोल देते हैं कई लोग, जैसे हाँ, सर कोई इन्फॉर्मेशन झूठ बता दी किसी को पुलिस को, और सर पुलिस उस जगह पे जाके देखती है कि वो चीज नहीं हुई है जो वो बता रहा है बंदा, तो सर जिसने बताई थी उसके अगेंस्ट कोई सर वो कर सकते हैं पुलिस वाले? जी हाँ, ये आईपीसी के अंडर ऑफेंस कंसिडर किया जाता है कि किसी भी फॉल्स एविडेंस को देना या फॉल्स फॉल्स पॉइंट बोलना कोर्ट में, उसकी तरह ट्रीट किया जाता है। या तो चाहे, और या तो डिफेमेशन का भी चार्ज लग सकता है उस आदमी पे, जिसमें उसको 3 साल से 7 साल की सजा हो सकती है। और जैसे कि ओके मैंने थैंक आपको यू सर। स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर ऐसे एफआईआर लिखने पे इंसान को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, तो वो किसी ना किसी के साथ तो गलत होगा। इसलिए ऐसे तुरंत, इसीलिए एफआईआर को एज एविडेंस नहीं कंसीडर करते, एफआईआर को सिर्फ रिपोर्ट की तरह कंसीडर करते हैं। तो एफआईआर के भरोसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, लेकिन एफआईआर के भरोसे कभी भी कोई भी केस कोर्ट में नहीं जा सकता। और कोई क्वेरी? नो सर थैंक यू सर। ओके, देन थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके थैंक यू सो मच सर। टेक केयर।